तो भाइयों आज हुई थी बॉक्सिंग की एक बहुत बड़ी फाइट जिसके अंदर कैनेलो अल्वारेज को हरा दिया है टेरेंस क्रॉफर्ड ने एक यूनानिमस डिसीजन से। और बॉक्सिंग वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा शॉकवेव गया है। कैनेलो अल्वारेज को इतने टाइम बाद वापस से किसी ने हरा दिया और वो भी एक लो वेट क्लास के फाइटर ने। तो इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, इस पूरे इवेंट के बारे में डिटेल्स, इनकी फाइट किस तरीके से गई, सारे रिजल्ट्स आप सबको बताऊंगा। साथ ही साथ आज यहाँ पर नोचे यूएफसी का इवेंट हुआ था जिसके अंदर डिएगो लोपेज और जीन सिल्वा की फाइट हुई थी और जीन सिल्वा को भी नॉकआउट कर दिया है डिएगो लोपेज में। और ये फाइट भी अपने आप में एक शॉकर फाइट थी, ये पूरा इवेंट एक शॉकर इवेंट था। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बॉक्सिंग कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले हम सब डिस्कस करते हैं यहाँ पर इस बॉक्सिंग फाइट के बारे में। पर्सनली मैं इस बॉक्सिंग फाइट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड था। आप सबको पता ही होगा कि मेरे को कितनी ज्यादा इस फाइट को देखना था और कैनेलो का मैं कितना बड़ा फैन हूं। और ये अपने आप में ही बहुत बड़ा शॉकर निकल के आया जब मैंने देखा टेरेंस क्रॉफर्ड ने यहाँ पर यूनानिमस डिसीजन से हरा दिया। और पूरी फाइट के अंदर मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था जिस तरीके का गेम प्लान टेरेंस क्रॉफर्ड लेके आया था और कैनेलो को जिस तरीके से उसने हराया, बहुत ज्यादा उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई है। इवन दो मैं कैनेलो का बहुत बड़ा फैन हूं, बट स्टिल यहाँ पे टेरेंस क्रॉफर्ड को उसके क्रेडिट्स देने पड़ेंगे जो वो गेम प्लान लेके आया था और जिस स्लीकनेस से उसने यहाँ पर इस गेम प्लान को एग्जीक्यूट करा था। जो डर था मुझे कि टेरेंस क्रॉफर्ड यहाँ पर फ्रस्ट्रेट कर सकता है कैनेलो अल्वारेज को और राउंड स्लिप कर सकते हैं कैनेलो के हाथ से, वो सेम तरीके से इस तरीके से यहाँ पर चीजें गई है। टेरेंस क्रॉफर्ड की यहाँ पर पूरी तरीके से तारीफ करनी चाहिए। दो वेट क्लासेस नीचे से आया है। सुपर मिडिल वेट डिवीजन में कैनेलो को हराना कितना ज्यादा मुश्किल है। कैनेलो जितनी भी फाइट्स हारा है वो दूसरे वेट डिवीजन में हारा है। ऊपर जाके लाइट हेवी वेट में बीवॉल के अगेंस्ट रिसेंटली हारा था और उसके अलावा सुपर मिडिल वेट डिवीजन में उसको हराना मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता था इम्पॉसिबल है इस टाइम पर। बट स्टिल टेरेंस क्रॉफर्ड ने दो वेट क्लासेस नीचे जाके यहाँ पर कैनेलो को हरा दिया। और ये अपने आप में जो डाउट्स किया जा रहा था, मेरे दिमाग में भी ये डाउट था कि एक छोटे वेट क्लास का फाइटर कैनेलो के अगेंस्ट कैसे टिक पाएगा दो वेट क्लासेस ऊपर, और ये चीजें यहाँ पर प्रूव करी। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर बोली जा रही थी जैसे टेरेंस क्रॉफर्ड और कैनेलो की फाइट अनाउंस हुई थी वो यही थी कि साइज डिसएडवांटेज होगा, और वो साइज डिसएडवांटेज कहीं भी फील होने नहीं दिया क्रॉफर्ड ने पूरी फाइट के अंदर। और भाइयों कितना अच्छा बॉक्सर है टेरेंस क्रॉफर्ड, ये इसी चीज से पता चलता है। जो गेम प्लान लेके आया था उसको इतनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करा। कैनेलो की जो यहाँ पर पावर थी कि वो बॉडी वर्क करता है, बेसिकली जो कैनेलो का यहाँ पर गेम प्लान होता है किसी भी फाइट के अंदर, और बेसिकली एक गेम प्लान होता है फाइटर के अगेंस्ट कि वो स्टार्टिंग में बॉडी वर्क बहुत करता है, बॉडी थोड़ी बहुत ब्रेक डाउन करना ट्राई करता है सामने वाले बॉक्सर का। वो बॉडी वर्क होने ही नहीं दिया टेरेंस क्रॉफर्ड ने। थोड़े बहुत शॉट्स लैंड किए बट इतने ब्यूटीफुल एंगल्स कट कर रहा था टेरेंस क्रॉफर्ड पूरे फाइट के अंदर, कैनेलो का बॉडी वर्क नहीं हुआ। साथ ही साथ और जिस लेवल की यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन वो बिल्डअप करवाना चाह रहा था कैनेलो से, उसमें वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ। कैनेलो ने मोस्ट ऑफ द फाइट चेज करा और सारी चीजें अग्रेसिवली पुश करी है, फोर्स करी है अपने शॉट्स को लैंड करने के लिए। कुछ भी स्विफ्टली लैंड नहीं हुआ कैनेलो का। और टेरेंस क्रॉफर्ड ने जिस तरीके से एंगल्स कट करे, ल्यूर इन कराया कैनेलो को। और मैंने आप सबको पहले की वीडियो में भी बताया था कि कैनेलो प्रेशर डालता है, मैक्सिकन बॉक्सिंग स्टाइल प्रेशर वाला ही होता है, लेकिन वो प्रेशर कभी बिल्डअप होने ही नहीं दिया टेरेंस क्रॉफर्ड ने इस फाइट के अंदर। और तो और भाइयों मैंने जो एक और बात बोली थी कि जो शॉट्स लैंड होंगे वो पावर फील होगी कि नहीं, वो पावर भी कहीं ना कहीं अब्सॉर्ब करी यहाँ पर टेरेंस क्रॉफर्ड ने और अच्छे खासे चिन भी दिखाई। कुछ शॉट्स लैंड हुए थे कैनेलो के भी और उसके साथ भी यहाँ पर दिख रहा था कि कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम में यहाँ पर क्रॉफर्ड किसी भी इंस्टेंस में इस फाइट के अंदर नहीं दिखे। स्पेसिफिकली हमने देखा कि जो ये इवेड करने वाली, एंगल्स कट करने वाली चीज थी वो तो चलो टेरेंस क्रॉफर्ड ने करी, बट कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी आए जहां पे टो टू डो इन्होंने बॉक्सिंग करी। राउंड 6-7 के राउंड आप देख सकते हो, उसमें भी यहाँ पर टेरेंस क्रॉफर्ड ने अपना ग्राउंड स्टैंड करा कैनेलो अल्वारेज के अगेंस्ट फाइट के अंदर। तो ओवरऑल एक बहुत बढ़िया फाइट लड़ी यहाँ पर टेरेंस क्रॉफर्ड ने, और जो एक्सपर्ट्स और लेजेंड्स हैं वो तो क्रॉफर्ड को यहाँ पर इस टाइम पर गोट भी मान रहे हैं। अब भाई फाइट तो यहाँ पर हो चुकी है, ये शॉकिंग है। अभी भी मुझे पूरी तरीके से विश्वास नहीं हो रहा कि कैनेलो को किसी ने सुपर मिडिल वेट डिवीजन में भी हरा दिया है, और वो भी टेरेंस क्रॉफर्ड जैसे फाइटर जो कि नीचे के वेट क्लास है उसने हरा दिया। एक बार को मिडिल वेट डिवीजन का कोई कंटेंडर होता तो ज्यादा बिलीवेबल होता, बट स्टिल यहाँ पर ये चीज अब रियलिटी हो चुकी है। क्रॉफर्ड फाइट को जीत चुका है, अब आगे क्या होने वाला है। कैनेलो ने ऐसा बोला है कि वो ऑलरेडी वहां पर रिंग में प्रेजेंट है, उसको ऑलरेडी वो विनर बनाता है। और डेफिनेटली कैनेलो ने जिस तरीके से बॉक्सिंग को रिप्रेजेंट करा है पिछले कुछ सालों में, जितने रिस्क उसने अपने कैरियर में लिए, जितने फन फाइट्स उसने बनाए, वो अपने आप में बॉक्सिंग को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। लेजेंड है, गोट है स्पोर्ट का, नो डाउट 100% वो गोट है। ये चीज तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सॉलिडिफाई हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो बात करें टेरेंस क्रॉफर्ड की, तो टेरेंस क्रॉफर्ड ने यहाँ पर जो जिस तरीके से कैनेलो को हरवाया है, 2 साल पहले उसने एरोन स्पेंस जूनियर को भी उस तरीके से हराया था, उस राइवलरी को भी उसने फिनिश ऑफ करा था, शट ऑफ करा था। तो अपने आप में ही टेरेंस क्रॉफर्ड को मॉडर्न एरा का गोट माना जा रहा है, और गोट कॉन्वर्सेशन में डेफिनेटली वो आ चुका है। बहुत सारे लोगों ने उसको ऑलरेडी गोट डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहले तो उसकी जो फाइट थी एरोल स्पेंस जूनियर के अगेंस्ट, उस टाइम पे टेरेंस क्रॉफर्ड वर्सेस एरोल स्पेंस जूनियर को एक बहुत बड़ी फैंटेसी मैचअप माना जाता था, और उस मैचअप को क्रॉफर्ड ने बहुत डोमिनेट करके जीता। फिर
यहाँ पर कैनेलो को इस तरीके से हरा देना सुपर मिडिल वेट डिवीजन में, वो अपने आप में ही दिखाता है कि उस बॉक्सर के पास किस लेवल की कैपेबिलिटीज है लाइटर वेट डिविजन्स में। अब भाई बात यहाँ पर ये भी हो रही थी कि क्योंकि यहाँ पर क्रॉफर्ड ऑलमोस्ट 37-38 ईयर्स ओल्ड हो चुका है, इतनी सारी अचीवमेंट्स कर ली है, 3 वेट क्लासेस के अंदर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गया है, तो अब बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है बॉक्सिंग के अंदर और अचीव करने के लिए, तो शायद वो रिटायर भी हो सकता है। और इसकी पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर डिक्लाइन नहीं भी करा है। पोस्ट फाइट इंटरव्यू के अंदर भी क्रॉफर्ड ने यही बोला है कि वो टीम से जाके बात करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे और शायद रिटायर भी हो सकते हैं, यहाँ पर इसकी भी पॉसिबिलिटीज है। तो अगर रिटायर होता है तो एक बहुत ही खतरनाक बॉक्सर निकल के आया टेरेंस क्रॉफर्ड अपने कैरियर के अंदर। बाकी आप सबका क्या सोचना था इस फाइट के बारे में, आपकी क्या प्रेडिक्शन थी, सही हुई गलत हुई, आप किसको सपोर्ट कर रहे थे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी के अंदर जो आज इवेंट हुआ था, नोचे यूएफसी इवेंट, और ये अपने आप में बहुत तगड़ा इवेंट था क्योंकि इसकी जो मेन इवेंट फाइट थी यहाँ पर डिएगो लोपेज वर्सेस जीन सिल्वा की, उसके अंदर डिएगो लोपेज ने एक बहुत खतरनाक नॉकआउट स्पिनिंग बैक एल्बो नॉकआउट निकाला है यहाँ पर जॉन सिल्वा का, और वो नॉकआउट देखने के बाद तो भाई बहुत ज्यादा दिन बन गया बेसिकली यूएफसी फैंस का, क्योंकि इवन दो ये पेपर व्यू नहीं था बट एक फाइट नाइट इवेंट के हिसाब से भी इसके अंदर बहुत तगड़े फिनिशर्स निकल के आए। अब भाई इस फाइट का बिल्डअप अगर आप सबने फॉलो अप करा होगा तो आप सबको पता ही होगा कि फाइटिंग नर्ड टीम से आ रहा था जीन सिल्वा, और अभी के हिसाब से फाइटिंग नर्ड का एक लौता प्रोस्पेक्ट था जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, और उसने बहुत ज्यादा ट्रैश टॉकिंग भी करी थी इस फाइट से पहले। डिएगो लोपेज आप सबको पता है बहुत ज्यादा ट्रैश टॉकिंग करता नहीं है, बट डिएगो लोपेज को उसने बहुत ज्यादा ट्रैश टॉकिंग करी, उसकी टीम के अगेंस्ट भी बहुत सारी चीजें बोली, और बेसिकली ऐसा बताया था कि वो बहुत बुरी तरीके से नॉकआउट करने वाला है, ऐसा यहाँ पर हाइप जनरेट करी थी, जो कि जीन सिल्वा हर फाइट के अंदर करता है। लेकिन इस फाइट के अंदर वो ट्रैश टॉकिंग को बैक नहीं कर पाया। राउंड 1 के अंदर अच्छा खासा प्रेशर डाला उसने डिएगो लोपेज के ऊपर, और क्लियरली ये तो दिख रहा था कि डिएगो लोपेज यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता, ज्यादा देर स्टैंड एंड बैंक करेगा तो डिएगो लोपेज नॉकआउट हो जाता, जीन सिल्वा की पावर रिसीव हो रही थी। बट राउंड 2 के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो डाउन हुआ, और मुझे पर्सनली इस फाइट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ओवर एग्रेसिव पुश करा। फाइटर्स जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, अग्रेसिव होना अच्छा है, अग्रेसिव फाइटर्स को बहुत एडवांटेज मिलता है, नॉकआउट्स वगैरह ओपनिंग्स वगैरह क्रिएट होती है, लेकिन जब आप किसी चीज की अति कर देते हो, जो बोलते हैं अति नहीं करनी चाहिए, ओवर नहीं करना चाहिए अग्रेशन, उसमें आप यहाँ पर ओपनिंग्स छोड़ देते हो, और यहाँ पर ओपनिंग छोड़ी जीन सिल्वा ने, ज़ॉम्बी की तरह चार्ज कर रहा था यहाँ पर डिएगो लोपेज के लिए, और यहाँ पर ऐसे काउंटर स्ट्राइक्स जनरेट होते हैं, इनकी ओपनिंग्स आती है, और स्पिनिंग बैक एल्बो से ड्रॉप करा डिएगो लोपेज ने, और उसके बाद डिएगो लोपेज ने यहाँ पर फिनिश कर दिया यहाँ पर जीन सिल्वा को। और भाई फेदरवेट डिवीजन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ओवर एग्रेसिव होना एक कर्स है, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले हमने देखा था कि एरन पिको ने यहाँ पर वापस से अपना डेब्यू करा था यूएफसी के अंदर, और उनका भी फाइटिंग स्टाइल ओवर एग्रेसिव था। लेरोन मर्फी ने उनको भी स्पिनिंग बैक एल्बो से यहाँ पर फिनिश करा, तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा यहाँ पर सीन चल रहा है। स्पिनिंग बैक एल्बोस हमको बैक टू बैक इवेंट के अंदर मल्टीपल टाइम्स देखने को मिल गए हैं पिछले कुछ टाइम में। अगर आप कोई यूएफसी फैन नया होगा तो उसको तो स्पिनिंग बैक एल्बो एक बहुत खतरनाक स्ट्राइक दिख रही होगी, जो कि है भी यहाँ पर, बट यहाँ पर इतनी फ्रिक्वेंट इंस्टेंसेस पे स्पिनिंग बैक एल्बो फिनिशेस देखना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। बाकी भाई कुछ लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये स्पिनिंग बैक एल्बो जो डिएगो लोपेज ने लैंड करा, ये अपने आप में बहुत लकी शॉट था, लकी शॉट लैंड हो गया, वरना जीन सिल्वा हरा देता। तो ऑब्वियसली भाई ये नहीं होता तो वो होता, वो नहीं होता तो ये होता, ये सारी पॉसिबिलिटीज को अगर हम काउंट करने लग जाए तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, और लक तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा फैक्टर इन करता है। डिएगो लोपेज ने अपनी मेहनत करी, राउंड 1 फाइट करा, राउंड 2 फाइट करा, अपने आप को उस पोजीशन में डाला, तब जाके उसको वो ओपनिंग दिखे, और उसके बाद उसने टाइम करके वो शॉट मारा, ना कि ऐसे ही लकी रैंडमली यहाँ पर कोई स्पिनिंग बैक एल्बो डाल दिया। तो लक का फैक्टर थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन उसके लिए लक को भी यूज करने के लिए आपको अपने आप को उस पोजीशन में जाना होगा, अपने आप को उस पोजीशन में डालना होगा। डिएगो लोपेज ने राउंड 1 सर्वाइव करा, राउंड 2 में भी ऑनस्लॉट सर्वाइव करा, और फिर जाके वो लैंड करा। तो ये सारी चीजें लक वाली बातें तो मुझे लगता है यहाँ पर पूरी तरीके से बेसलेस ही है। बाकी यहाँ पे फाइटिंग नर्ड टीम को भी काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है, बहुत सारे यूएफसी फाइटर्स भी उनको ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रैश टॉकिंग करी है। अब आप सबको मैंने हमेशा बोला है कि ट्रैश टॉकिंग जरूरी होती है, यूएफसी के अंदर करनी पड़ती है, किसी भी जिम के लिए बहुत अच्छा चीज रहेगी। फाइटिंग नर्ड्स को भी एक बहुत अच्छा हाइप मिला उनकी ट्रैश टॉकिंग के कारण, लेकिन भाइयों जो आप ट्रैश टॉकिंग कर रहे हो उसको आपको बैक भी करना पड़ेगा, वरना वो बैक फायर हो जाएगी आपके ऊपर ही। और इस टाइम पर बहुत बुरी तरीके से बैक फायर हो रही है, क्योंकि जो चारों मेन प्रोस्पेक्ट थे, कार्लोस प्राटेस, मरीसियो रफी, कायो बहायो और यहाँ पर अब जीन सिल्वा, सब बैक टू बैक इवेंट्स के अंदर हार चुके हैं। कार्लोस प्राटेस की अभी विक्ट्री चल रही है, लेकिन वो भी इयन गैरी के अगेंस्ट हारा था, और अभी रिसेंट 3 फाइटिंग नर्ड्स 2 बैक टू बैक इवेंट्स के अंदर हार गए, जिसमें से 2 फिनिश के थ्रू हारे। तो आप समझ सकते हो फाइटिंग नर्ड्स के किस तरीके से ऑनस्लॉट चल रहा है, मीडिया पे कितनी ज्यादा उनकी बुराई हो रही है, काफी ज्यादा हेट और बैकलैश मिल रहा है। लोग बेसिकली यही कह रहे हैं कि फाइटिंग नर्ड्स के टीम के फाइटर्स को टॉक कम करना चाहिए और ट्रेन ज्यादा करना चाहिए, जो कि सही भी है। अब उनको थोड़ा यहाँ पर लाइमलाइट से थोड़ा दूर जाना चाहिए, वापस से सारे फाइटर्स को कम बैक करना चाहिए, और ग्राउंड गेम कहीं ना कहीं वीक दिखता है फाइटिंग नर्ड्स के फाइटर्स का, तो उस पर भी यहाँ पर वर्क करने की जरूरत है। बाकी भाई जीन सिल्वा मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि एक बहुत तगड़ा प्रोस्पेक्ट है, वो थोड़ा फाइट आएगी
आईक्यू और थोड़ा स्मार्ट फाइट करेगा तो बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स को अभी भी वो फेदरवेट डिवीजन में हरा सकता है। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का वर्स्ट मैचअप माना जाता है वो, और वो कहीं ना कहीं ठीक है, उसकी वो स्ट्राइकिंग उस तरीके की है, बट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की बहुत स्मार्ट फाइटर है, वो और स्मार्ट तरीके से आएगा और जिन सिल्वा को हरा देगा अगर वो इस तरीके से विदाउट स्मार्टनेस और विदाउट आईक्यू फाइट करने वाला है तो। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस इवेंट के बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।